नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, कल हमने आपको एक मॉडल पेपर यानी टेस्ट पेपर दिया था और उसके आंसर्स आपको करने थे। अब हम उसका सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन ना आया हो तो आप यहाँ से अपने आंसर्स को देखकर सीख सकते हैं और जो भी आपने कर लिए हों उनके आंसर्स मैच कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पर देर नहीं लगाते, तुरंत शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन था कि 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनका क्या कर देते हैं, इनका योगफल कर लेते हैं। प्लस माइनस, ये इनका हो गया योगफल हो गया दोनों का। ठीक, अब इनमें क्या करना था, भाग देना था किससे, इनके गुणा से। ये लो कर दिया हमने गुणा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये तो आपका आ जाएगा 7 दूना 14, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लो, 7 और 2 का ले लो लासा, हो जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6। ठीक, 7 दूना 14, 2 सत्ते 14 और 2 3 6। ठीक है, ये क्लियर। 7 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे, ये आपस में हो जाएगा 13/14 डिवाइड बाय 3/14। अब 14 तो वैसे भी कट जाएगा, -13/3। ये यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख लो। प्रश्न संख्या 2 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, जब जोड़ने और घटाने की जब बात आती है तो हम लोग सदैव भाग विधि से ही वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से जोड़े हम लोग ने बनाए। अब 49 है पहला, तो ऐसा हमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ना है कि 49 से कम ही रहे या बराबर रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 सत्ते 49 चला जाएगा, पूरा पूरा ये कट जाएगा। ये 7 उठाकर यहाँ रख कर दोनों को जोड़ देंगे 14। ये 31 उठाओ यहाँ पर, 31। ठीक है, 31 उतार लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जब भी इनका भाग देंगे तो एक संख्या छोड़ दो, एक को छोड़ दो, छोड़ दिया। अब बचेगा यहाँ पर 3। अब 14 से 3 में भाग देंगे तो जाएगा, है नहीं, है ना, जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब एक बार भी नहीं जा रहा, 14 एकम 14, वो भी 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से छोटा होता क्या है, 0 होता है। तो यही 0 हम यहाँ लिखते हैं। अब इस 0 का 140 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी आपके सामने शेष फल कितना बच रहा है, शेष फल बच रहा है 31। ठीक, और ये जो 31 शेष फल बच रहा है मतलब 4931 में 31 ज़्यादा है 70 से। ठीक है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है क्या जोड़ दें, यानी 4931 में कुछ जोड़ दें तब हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिले। तो यहाँ पर 70 का जब कर रहे हैं वो तो 4900 आ रहा है, 31 खुद ही शेष बच रहा है। तो इसका मतलब 70 का ना लेकर हम लोग 71 का लेंगे। 71 × 71 अगर हम कर दें तो ये आएगा 5041। ठीक है, अब 5041 यानी 4931 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो 5041 हमें मिल जाए। तो 5041 माइनस 4931 कर दो, आपका आंसर 110 आ जाएगा। यानी 4931 में अगर 110 को जोड़ दें तो हमें 5041 यानी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है, 22 सही 161/216। इसको कैसे साधारण भिन्न बनाते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं और जो गुणनफल आता है उसमें 161 को जोड़ लेते हैं। तो जब इसका गुणा करके इसको जोड़ा गया तो आपका आ गया 4913/216। अब इसका कर लो घनमूल। ठीक, 4913 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 17 और 216 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, एक घनाकार टंकी 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात करो। यहाँ पर टंकी की माप ज्ञात करनी है, घनाकार है मतलब भुजा ज्ञात करनी है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो घनाकार टंकी में जो पानी है वो कितना है, 1331 लीटर। लेकिन जो माप आती है
वो किस में आती है, मीटर में आएगी, ठीक, या सेंटीमीटर में आएगी। हम लोग मीटर में लेते हैं मान चलो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो 1331 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक। यहाँ पर देखो 1331 लीटर पानी आता है, तो इसका ये मतलब है कि ये आयतन की बात कर रहा है, ठीक। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक, भुजा क्यूब होता है। अब सबसे पहले हम 1331 लीटर को मीटर यानी घन मीटर में कन्वर्ट कर लें, तब हमें पता चल जाएगा कि इसकी भुजा कितनी निकलेगी। देखो 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। इसी तरह 1331 लीटर कितना हो जाएगा, 1.331 घन मीटर। यानी इसमें कुल पानी आ रहा है 1.331 घन मीटर, यानी इसका जो आयतन है वो है 1.331 घन मीटर। भुजा क्यूब, अब क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो ये 1.331 क्यूब रूट लग जाएगा, ठीक। अब भुजा 1.331 का जब आप घनमूल निकाल लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1.1 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो बताओ। ये तो कैलकुलेशन आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक। मेन आंसर ये आपका यहाँ पे भुजा बराबर 1.1। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि टंकी की भुजा बराबर 1.1 मीटर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ठीक। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कर लो, 36 और 25 इनका मल्टीप्लाई करो, 36 गुणे 25 इसका मल्टीप्लाई आएगा 900, ठीक। इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सिंपल हम लोग गुणनखंड करते हैं। 36x स्क्वायर, 60x को दो पार्ट में तोड़ दो कि गुणा करने पर 900 आए और जोड़ने पर 60 आ जाए। तो 60 को हम 30x और 30x के फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं। 30 30 60 आ जाएगा और 30 गुणे 30 करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6x कॉमन लेंगे तो 6x बचेगा। यहाँ से 6x कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा। यही 6x प्लस 5 यहाँ उतार दो। यहाँ पर देखो 30x है, यहाँ 6x है, तो x तो कट गया, 5 बचेगा प्लस का, ठीक। तो ये आपका आ गया 6x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, 6x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक। अब दूसरा तरीका देख लो, सिंपल सा है दूसरा तरीका। 60x प्लस 25, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर मिल रहा है, यानी 6x का होल स्क्वायर कर दे तो 36x स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसको देखो कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर वो फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक। 6 दूना 12 पंचे 60x ये लिखा गया। तो आपको पता चल गया a ये है और b ये है, यानी 6x प्लस 5 की पावर 2। 6x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, 6x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्लियर। चाहे तो आप ऊपर वाले तरीके से कर लो। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर आपको स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं। अगर स्क्वायर मिल रहा है तो 100%, 99% केसेस में क्या होता है, ये आपको यही वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर जैसा भी आपका ये बीच वाला दे रखा हो, माइनस में दे रखा हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, प्लस का दे रखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, x माइनस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 अपॉन x माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक। देखो इसको, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस का, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस प्लस हो जाएगा 2 एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या करो, चाहे तो इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर है यहाँ 14 है
अब 14 और 1 का गुणा हुआ 14। अब 9 को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आए, जोड़ने या घटाने पर 9 आए। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर 9x को तोड़ेंगे -7x प्लस -7x और -2x प्लस 14 बटे x -7। नीचे वाले को कुछ ना करो क्योंकि नीचे वाले अभी पूरे पूरे कट जाने हैं। ठीक, अब इसको देख लो। एक्स स्क्वायर -x -2x हो जाएगा -3x प्लस का 2। ठीक, अब यहाँ देख लो। एक्स स्क्वायर -7x में क्या कॉमन मिलेगा? x कॉमन मिलेगा। यहाँ से मिलेगा हमें x, यहाँ से -7x है, x कॉमन ले लिया तो बचेगा -7। यही x -7 उठा के यहाँ रख दो। यहाँ पर है -2x, यहाँ है x, तो यानी x काट दो तो -2 बचेगा। यहाँ -2 यहाँ रख दिया और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और बटे में आपको कर दिया एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 और x -7। अब यहाँ देखो ये पूरा कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर देखो क्या बचेगा? x -2 एक ब्रैकेट में x -7 ये वाला, नीचे है x -7, ये कट गया। आपके पास आंसर कितना आ गया? x -2। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 बताया जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने से तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने से और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फिर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो ये हो जाएगा xy। ये तो हो गई स्टार्टिंग की बात। अब आते हैं प्रश्न पर। लिखा हुआ है यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दो, ये लंबाई है और ये हमने 3 मीटर बढ़ा दी, और बोल रहे हैं कि इसकी चौड़ाई 4 मीटर कम कर दो। तो ये लो चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी। चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों का गुणा करना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल xy है, ये 72 से कम हो जाता है। ठीक, ये आपके सामने इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करके सरल इक्वेशन बना लो। x का y में गुणा करो xy, 3 का y में गुणा करो 3y, x का -4 में गुणा करो -4x, 3 का -4 में गुणा करो -12, xy -72। अब यहाँ xy है, यहाँ xy है, दोनों तरफ है, कट जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस और प्लस कट जाना है। यहाँ पर देखो ये 3y है, ये -4x है, और ये प्लस का माइनस का 12 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये -72 प्लस का 12 दोनों घटेंगे, हो जाएगा 60 माइनस का। ठीक, क्या आ गया? 3y - 4x बराबर -60, माइनस का 60। ये आपका सरल हो गई इक्वेशन 1, इसको मान लो। अब क्या करो? अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? लंबाई को 1 मीटर कम कर दो। ये लो लंबाई को 1 मीटर कम कर दिया और चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा दो। ये लो चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा दिया। क्या बोल रहे हैं? जो क्षेत्रफल है वो 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल हमारा था xy, ये 88 वर्ग मीटर बढ़ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, xy -y प्लस 4x माइनस का 4 बराबर xy प्लस 88। अब xy कट जाना है तो -y प्लस 4x, ये -4 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 88 प्लस 4 92। तो ये आपके सामने निकल के आ गई। तो यहाँ पर आपने देखा ये हो गई समीकरण 2। फिर हम उसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक, अब दोनों को हल करो। हल कैसे करेंगे? ऊपर ये लिख दो, नीचे ये लिख दो और इसको सॉल्व कर लो। करके मैं आपको दिखाता हूँ
तब आपके समझ में ज़्यादा आएगा। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं 3y माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 60 था, और दूसरा पॉइंट क्या था 4x, x के नीचे x लिखो, और माइनस का y था तो यहाँ प्लस लिख दो, बराबर 92 था। अब इसको क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो आप देखेंगे ये प्लस का 4x है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो दोनों कट जाने। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे चिन्ह क्यों नहीं बदले। देखो चिन्ह तब बदलते हैं जब दोनों के चिन्ह सेम ना हो, मतलब जैसे कोई बराबर है 4x बराबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर चिन्ह दोनों के सेम होते तो हम यहाँ पर बदल लेते और सबके बदल देते नीचे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही अपोजिट साइन है, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो ऐसे ही कट जाने। 3y में 1y घटेगा, 2y बचेगा, -60 और प्लस का 92, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। क्लियर हो गई बात। अब हमने चौड़ाई को y माना था, यानी हमारे पास चौड़ाई कितनी निकल के आ गई, चौड़ाई निकल के आ गई 16। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये थी आपके सामने, तो 3 × 16 माइनस 4x माइनस 60, 16 3 48, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -60 माइनस 48। ठीक, अब इनको जोड़ लो, 6 4 10 यानी 108, माइनस माइनस कट जाएगा, 108/4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, यानी लंबाई जो आपकी निकल के आ गई वो आ गई 27। इस तरह आपने देखा, जो प्रश्न में पूछा गया था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो लंबाई आपके सामने 27 आ गई और चौड़ाई आपके सामने 16 निकल के आ गई। कोई भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। समांतर चतुर्भुज ABCD के A तथा B के अनुपात 1:2 है, चतुर्भुज के कोण ज्ञात करो। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया समांतर, मतलब समांतर रेखाएं होती हैं इनकी चतुर्भुज की। यहाँ पर बोल रहे हैं A और B। देखो A और B क्या है, 1:2 है, तो हम इसको 1x 2x मान लेते हैं। A है आपका 1x और B है आपका 2x। ठीक, समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये B 2x है तो जो D होगा आपका ये भी 2x होगा। अब आपके सामने चारों कोण दे रखे हैं, आप इनके कोण ज्ञात कर लो। देखो x + x + 2x + 2x = 360। तुम्हें मालूम है ना कि ये चारों कोणों का योगफल 360 होता है। चारों को जोड़ दिया, 2x 4x 6x, 6x बराबर 360, x = 360/6, ये हो जाएगा आपका 60x। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करो। तो पहला कोण हो जाएगा, पहला यानी एंगल A और एंगल C आपका हो गया 60 डिग्री का। एंगल B और एंगल D ये कितना हो गया, 2x था तो 60 दूना 120, तो 120 डिग्री का। क्लियर हो गई बात, कितनी आसानी से हो गया। देखो थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। बेहद आसान क्वेश्चन है। 5 समकोण बराबर हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, π/2, 2π, 5π और 5π/2। देखो ये रेडियन लिखा हुआ है, तो रेडियन, जो पाई रेडियन की वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। तो 5 समकोण की अगर बात करेंगे, 5 समकोण का मतलब हो गया 5 × 90, एक समकोण 90 का होता है, टोटल हो गया 9 × 5 = 45, 450। ठीक, तो ये समझ लो 180 डिग्री का एक रेडियन हो रहा है। ठीक, तो 450 का कितना होगा, π/180 × 450, 9 दूना 18, 9 × 5 = 45, 5π/2। इसका जो आंसर आ जाएगा 5π/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, ये आपके सामने दे रखा है। इसमें ध्यान से देखेंगे कि आपके सामने ये एक वृत्त है और
इसके बाद ये ओ सेंटर है, ए बी और सी डी दो जीवा हैं। अब सेंटर से जीवा पर एक लंब गिर रहा है यानी परपेंडिकुलर गिर रहा है। ओ से ए बी पर गिरा, एम पर पॉइंट हुआ, ओ से सी डी पर गिरा और एन पॉइंट हुआ। ठीक, ओ एन की जो लंबाई है वो 15 है, ओ एम की लंबाई 8 है, ए बी की लंबाई पूरी ये 30 है और सी डी की लंबाई पूछ रहे हैं। ध्यान से देखना प्रश्न को, यहाँ पर ये रहा 8। जब ओ एम ए बी पर गिर रहा है तो जो सेंटर से लंब गिरता है किसी जीवा पर तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर ये पूरी 30 है तो ये 15 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगी। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अगली बात सुनो, अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सी डी चाहिए। ध्यान देना, सी डी हमें चाहिए। हमें सी डी से रिलेटेड देख लो, ओ एन पता है 15। अब ओ ये जो ओ एन सी डी पर गिरा तो सी डी को ये दोनों बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक, अब देखो अगर हमें ये पता चल जाए तो इसी में यही बराबर जोड़ के सी डी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है तो इसको निकालने के लिए इन दोनों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इन दोनों का पता होना ज़रूरी है। तो 15 तो पता है लेकिन ये नहीं पता है। और ये है क्या, ये है ओ सी। ओ सी है, सेंटर से लेकर परिधि तक रेखा जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये त्रिज्या है। और यही त्रिज्या यहाँ पर बनी ओ से ए तक, सेंटर से लेकर परिधि तक जा रही है, इसका मतलब ये भी त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या को निकाला जा सकता है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो ओ एम ए, ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। जब भी सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो एकदम 90 डिग्री पर होता है, यानी ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा और इधर भी ये 90 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आई। तो यहाँ पर अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी फॉलो होगी। यहाँ पर देखो ये 15 है, ये 8 है। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम ओ ए निकाल लेंगे यानी त्रिज्या निकाल लेंगे। वही ओ ए यानी त्रिज्या सी ओ की वैल्यू होगी। यहाँ पर उसकी वैल्यू रखकर 15 आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू निकल आएगी। और जब इसकी वैल्यू निकल आएगी तो उसी को इसमें जोड़कर, मतलब ये दोनों तो बराबर है ना, मान के चलो ये 5 आ जाता है तो 5 और 5 दोनों मिलाकर 10 हो जाएंगे सी डी की वैल्यू। इसको फटाफट करके देखते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ध्यान से देखना यहाँ पर, सबसे पहले तो देखो ए बी कितना है, ये दे रखा है 30। तो जब ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो क्या होगा, ए एम बराबर एम बी हो जाएगा और दोनों आधा आधा हो जाएगा। 15 कुछ सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो 15 लिख लेते हैं। ठीक है, ए एम और एम बी ये दोनों बराबर होंगे और 15 के बराबर होंगे। ठीक है, आगे देखो तो ए एम और एम बी ये कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद अब देखो जो त्रिभुज ओ ए एम बन रहा है, त्रिभुज ओ ए एम में हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो ओ ए स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। इससे आपका जो ओ ए यानी त्रिज्या है वो निकल आएगी, ओ ए स्क्वायर। ओ एम कितना है, ओ एम दे रखा है 8, ए एम 15, क्योंकि परपेंडिकुलर जब नीचे जीवा पर आया तो क्या हुआ, ये 30 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 15-15, तो ये हमारे पास ए एम जो है वो 15 बचा। तो ओ ए स्क्वायर 8 8 64, 15-15 225, दोनों को जब आपने जोड़ा तो ये आ जाएगा 289 ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए अंडर रूट 289 किसका वर्ग होता है, ये 17 का वर्ग होता है, यानी ओ ए जो आपकी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 17 आ गई। ओ ए है क्या, त्रिज्या है। इसी तरह ओ सी भी त्रिज्या है तो ओ सी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 ही आ जाएगी। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में देखिए ध्यान से, तो ये आपका जो ओ ए है, ओ ए ये वाला ये त्रिज्या है, ओ सी ये भी त्रिज्या है, दोनों कितनी निकल के आ गई, 17 निकल के आ गई। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 17 निकल के आ गई। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज सी ओ एन में ओ सी स्क्वायर ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर,
OC अभी आपने निकाला 17 स्क्वायर, ON 15 दे रखा है, CN निकाल लो। 17 है 289 माइनस ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 CN स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा उधर लग जाएगा अंडर रूट, इनको घटाने पर 64 आएगा, 64 अंडर रूट और CN की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। जब CN की वैल्यू 8 आ गई, देखो जो CD है वो CN प्लस ND है। अब जो O से जीवा पर जो लंब गिर रहा है CD पर, O से CD पर जो लंब गिर रहा है, जो N पर पॉइंट हो रहा है, वो CD को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर CN 8 है तो ND भी 8 होगा, यानी CD की वैल्यू कितनी आ गई 16 निकल के आ गई। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, CD की वैल्यू कितनी आ गई 16। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर आपको बताना है OPR। देखो इसको मैं मुँह जवानी बता देता हूँ, आप उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये है सेंटर, ठीक, ये है 100 डिग्री कोण। आपको मालूम होगा जब सेंटर पर कोई कोण होता है और उसी चाप से अगर कोई परिधि पर कोण बनता है तो सेंटर वाला कोण 2 गुना होता है। अगर ये 100 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये मालूम है कि ये जो होता है, ये पूरा जो गोला होता है ये कितना होता है 360 डिग्री का होता है। अगर ये 200 है तो ये जो अंदर वाला होगा कोण वो कितना हो जाएगा 360 माइनस 200 यानी 160। ये अंदर वाला कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 160। ये 160 है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली, ये जो OP है सेंटर से परिधि तक जा रही, OR है, OR भी सेंटर से परिधि तक जा रही है। जो सेंटर से परिधि तक जाती है वो कहलाती है त्रिज्या, यानी OP बराबर OR है। जब OP बराबर OR है तो इन दोनों के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ये OP के सामने जो कोण है वो ये वाला कोण है, ठीक, और जो OR के सामने वाला कोण है वो ये वाला कोण है, ठीक। तो ये अगर हम इसको x मान ले, इसको भी x मान ले, तो क्या हो जाएगा आपको देखो यहाँ पर ध्यान से, x प्लस 160 बराबर 180, तो 2x प्लस 160 बराबर 180, 2x इक्वल टू 160 उधर जाएगा, 180 में घट जाएगा, 20 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यानी जो एंगल OPR है वो भी 10 निकल के आ गया, एंगल ORP है वो भी 10 निकल के आ गया, और एंगल POR तो पहले ही निकाला जा चुका है 160, ठीक। तो इस तरह आपको OPR चाहिए था, OPR आपको मिल गया, OPR निकल के आ गया 10। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 12। पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है, और आपको अलग से एक कॉलम खींचना है संचयी बारंबारता का। आप लोग अच्छा सा बनाना, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। 2 4 6 8 10 12 और 14। इसकी देखो 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2, 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 3 14 14 1 15 और 15 2 17, यानी 17 आया। यहाँ पर पद की जो संख्या निकल के आई 17 और वो निकल के आई विषम, ठीक। तो मध्यिका का विषम वाला फार्मूला लगाओ। विषम वाला फार्मूला क्या होता है, n/1 प्लस 1 बटे 2 वा पद, ठीक। n कितना है 17 है, 17 प्लस 1 बटे 2 वां पद, 17 और 1 18 होता है, 18 बटे 2 होगा 9वां पद। अब 9वां पद कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर देखो 9 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 9 से जस्ट बड़ा है 11, और 11 का जो पद निकल के आया वो आया 8। तो यहाँ पर जो मध्यिका आपकी निकल के आ गई वो आ गई 8। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन किसी चतुर्भुज में कोणों का अनुपात 3 4 5 6 है और सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करो। मान लो कोण क्या है, वो है x, तो पहला कोण हो जाएगा 3x, दूसरा कोण हो जाएगा 4x, तीसरा हो जाएगा 5x और चौथा हो जाएगा 6x। अगर इन सभी को जोड़ दें तो चारों का जोड़, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है।
4 3 7 5 12 6 18, 18 x बराबर 360, x बराबर 20 आ जाएगा। 360/18 करेंगे 20 आ जाएगा। प्रश्न में पूछा गया सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करो। सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 6x, 6 × 20 बराबर 120। अतः सबसे बड़ा कोण बराबर 120 निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात? देखो थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको जो समय कम है शॉर्टेज को दूर किया जा सके। वैसे भी ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, आपको मालूम होगा। अगर 50 मिनट का एक वीडियो बना भी दो ना, तो उसका जो ऑडियंस रिटेंशन होता है, जो एवरेज देखने वाले लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा 5 मिनट का होगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल व अवतल चतुर्भुज की विशेषता लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उत्तल चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का योग समान हो। एक उत्तल चतुर्भुज चक्रीय होगा यदि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। वहीं पर अवतल चतुर्भुज में क्या कहा जाता है? एक आंतरिक कोण 180 से बड़ा होता है और दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित होता है। तो ये इन दोनों में एक तरीके कह सकते हैं डिफरेंस है, या कह सकते हैं इन दोनों की विशेषता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरह आपने देखे यहाँ पर 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इन 14 में से आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। 14 में 14वां क्वेश्चन मान लो छोड़ दो, 13 क्वेश्चन में बताओ आपके 13 में कितने सही हुए। उम्मीद करता हूँ 13 में कम से कम 10 तो सही करके बैठे ही होंगे आप। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।